अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग वेल। आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेस इन पाकिस्तान। तो ये जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली टैक्स के ऊपर है कि किस तरह से एक सैलरीड पर्सन या बिज़नेस इनकम रखने वाला बंदा, बिज़नेस से जिसको इनकम आ रही है या जो प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो किस तरह से टैक्स पे करेगा। तो बेसिक जो पर्पज़ है इस सब्जेक्ट का वो यही है। सो स्टार्ट करते हैं। और ये जो बुक है वो मिर्ज़ा मुनव्वर हुसैन, मतलब जो इसके ऑथर हैं उन्होंने लिखी है ये बुक। और ये बुक LLB BCom MBA वगैरह में पढ़ाई जाती है। तो इसके जो कंटेंट्स हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन चैप्टर आ जाता है जो कि चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में जस्ट बेसिक डेफिनेशन है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस बुक के अंदर है या जो इनकम टैक्स के अंदर है वो है सैलरी पर्सन के किस रूल के तहत उन्होंने टैक्स पे करना है, वो कौन कौन से मतलब वेज़ हैं जिसके थ्रू वो टैक्स पे करेंगे। इसके अलावा हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि वो किस तरह से टैक्स पे करते हैं। अगर हम एक बंदे की इतनी स्पेसिफिक इनकम है तो वो कैसे टैक्स पे करेगा। सो इसी तरह से हम प्रॉपर्टी इनकम के हवाले से भी देखेंगे और बिज़नेस इनकम के हवाले से भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से विच इज़ इंट्रोडक्शन चैप्टर। तो इसके अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, उसका जस्ट हम लोग ओवरव्यू ले लेंगे कि वो क्या चीज़ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है लॉ का। लॉ एक ऐसी चीज़ है जो हम अपनी डेली रूटीन में सुनते रहते हैं। लॉ वर्ड सबने ऑब्वियसली लॉ वर्ड सुना ही होगा। तो लॉ एक ऐसा रूल है जो हर बंदे पे ना इन्फोर्स होता है कि कुछ एक स्पेसिफिक रूल्स बना दिए जाते हैं जिसको एक बंदा तोड़ नहीं सकता, और अगर वो तोड़ता है तो उसको सज़ा मिलती है। वो लॉ होता है, ठीक है। मतलब अगर आप कोई रूल ब्रेक करोगे, ठीक है, एक लॉ ब्रेक करोगे तो उसके ऊपर आपको पनिशमेंट मिलेगी। सो लॉ की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डेफिनेशन गिवन है लॉ की, तो आप कोई सी भी कर सकते हो। जो सबसे इजी स्पेसिफिक शॉर्ट डेफिनेशन है वो ये है कि लॉ इज़ द सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विच द स्टेट इन्फोर्स। मतलब लॉ एक ऐसा सिस्टम है, और सिस्टम किस चीज़ का? राइट्स का, यानी कि हकूक़, एंड ऑब्लिगेशन यानी कि फ़राइज़। एक ऐसा सिस्टम है राइट्स का, हकूक़ और फ़राइज़ का, जो कि आपने सर अंजाम देना है, और अगर आप नहीं करते तो स्टेट्स आपको पनिशमेंट देगी उसके ऊपर। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लें, जैसे विरासत में अब हक है, ठीक है, बच्चों का। तो पेरेंट्स के बाद अगर एक भाई उस हक को लेके बैठ जाता है और दूसरे उस हक से महरूम हो जाते हैं तो स्टेट उसको पनिशमेंट देगी, ठीक है, कि वो ऐसे नहीं कर सकता। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है जो कि लॉ हमें देता है कि आप अगर आपने चोरी की है, ठीक है, तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। इस तरह से डिफरेंट चीज़ें इस पर इम्प्लीमेंट होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ, यानी कि लॉ किन तरीक़ों से बनाया जाता है, वो कौन से लीगल मीन्स और हिस्टोरिकल प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू लॉ बनता है। लॉ को बेसिकली द लीगल सोर्सेज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। इन 4 कैटेगरीज में डिफ़ाइन किया गया हुआ है। वो कैटेगरीज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन मतलब हम लोगों की जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के जो बंदे होते हैं, जो वो कोई बिल पास करते हैं, ठीक है, कोई लॉ बनाते हैं। मतलब हरेसमेंट के ऊपर अगर कोई लॉ बन रहा है, ठीक है, बिल पास हो रहा है और बिल पास हो गया तो वो एक इनेक्टेड लॉ होगा, ठीक है, जो कि लेजिस्लेशन ने बनाया है, हमारी पार्लियामेंट ने बनाया। सेकंड वन इज़ रूल रेगुलेशंस, जो होंगी ना वो होगी प्रोसीजर लॉ के तहत, यानी कि कुछ स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशंस डिफाइंड कर दी जाती हैं, और उस रूल और रेगुलेशन को तोड़ने वाले पर लॉ इन्फोर्स होगा, मतलब स्टेट उसको पनिशमेंट देगी। प्रेसिडेंट मतलब
कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो हिस्टोरिकल केसेस के ऊपर कह लें बने होते हैं। मींस आप ये कह सकते हैं कि वो एक वाक़या हुआ था। मतलब एक अगर आप कोर्ट में कोई केस लेके जा रहे हैं अपना, ठीक है, तो अगर जज को कोई फ़ैसला समझ में नहीं आ रहा आपके हक़ में, लेकिन आपके जैसा सेम केस या आपसे रेलिवेंट केस ऑलरेडी हैपन हो चुका हुआ है और उसके ऊपर फ़ैसला भी सुनाया, मतलब बता दिया गया है, तो जो आपका वकील है वो कह सकता है कि उस फलां केस के ऊपर जो कि इससे रेलिवेंट था या एज़ इट इज़ इस जैसा ही था, उसके ऊपर उस जज ने ये फ़ैसला दिया, तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ जिनके हम समझ में नहीं आ रहा होता, स्पेसिफिक डिसीजन नहीं हो रहा होता, ठीक है, तो उसके ऊपर हम प्रेसिडेंट लॉ को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि पास में ऐसा हुआ था, तो अगर वो हुआ था और सबको काबिल कबूल था, तो अब भी ऐसा हो सकता है। तो ये बोला है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कस्टम लॉ। कस्टम लॉ ना हम लोगों के कस्टम्स के ऊपर बना होता है, मतलब हमारे जो रिवाज चलते आ रहे हैं उसके ऊपर बना होता है। और रिवाज वो ऐसा नहीं होगा कि वो गलत रिवाज होंगे, वो रिवाज ठीक होंगे। अगर उनमें कुछ किस्म की ज़्यादती होगी तो वो ऑब्वियसली हम लोग उसको कबूल नहीं करेंगे, हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। सो वो कस्टम जो काबिल कबूल हों उन्हीं को बाद में लॉ की शक्ल दे दी जाती है। दैन फिफ्थ वन इज़ द एग्रीमेंट, यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट, मतलब सोर्सेज ऑफ लॉ में ये एक लास्ट वन ये है कि एक एग्रीमेंट हो जाता है। यानी कि जो दो पार्टीज जिनके दरमियान केस चल रहा होता है, जो अपना केस अदालत में लेके आई होती हैं, तो वो एक आपस में कुछ तय कर लेती हैं और कह देती हैं कि हाँ जी हमें ये चीज़ कबूल है, ठीक है, दोनों पार्टीज़ के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो जाता है, तो वो एक लॉ का सोर्स बन जाता है। उसके अलावा इसमें बताया गया है कि इनैक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट इज़ कॉल्ड एक्ट, यानी कि जो एक्ट इनैक्टमेंट करती है पार्लियामेंट के मेंबर्स हमारे, तो वो एक्ट कहलाता है। उसके अलावा यहाँ पर ऑर्डिनेंस के हवाले से बताया गया कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोई भी लॉ का ऐलान करता है, ठीक है, उसको हम लोग ऑर्डिनेंस कहते हैं। ऑर्डिनेंस हमारा प्रेसिडेंट बनाता है। यही बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस एंड सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। मतलब इसके अंदर बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे इम्पोज हो रहा है, ठीक है, कौन कौन से सोर्सेज हैं। ऑब्वियसली हमारी इनकम सोर्स है, ये वो चीज़ें हैं जो सोर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो था वो प्रोमलगेटेड ऑन सितंबर 13, यानी कि इसका जो ऐलान किया गया वो 13 सितंबर 2001 में किया गया, और इसको जो पब्लिश किया गया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गज़ट ऑफ पाकिस्तान में इसको पब्लिश किया गया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को। तो उसके अलावा हमारे पास आ जाता है शॉर्ट टाइटल एप्लीकेबिलिटी एंड इन्फोर्समेंट डेट। मतलब जो जब लॉ को पेश किया जाता है तो उसका एक ये स्पेसिफिक तरीका होता है कि किस तरह से उसको आपने लिखना है। तो जिसके अंदर सबसे पहले शॉर्ट टाइटल आ गया। शॉर्ट टाइटल बेसिकली उसका नाम होता है, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नाम है, ये शॉर्ट टाइटल है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ, यानी कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। इट विल एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होएगा, पूरी पाकिस्तान में एप्लीकेबल होएगा, ठीक है। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ टू होल पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद है द डेट ऑफ इट्स इन्फोर्समेंट, यानी कि ये जो हमने लोगों ने अभी पढ़ा है कि 13 सितंबर ये इसकी मतलब इस डेट पे ये बताया गया था कि ये आया है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब हुआ, ये इन्फोर्स कब हुआ, बेसिकली ये इन्फोर्स हुआ 15 जून 2002 के अंदर ये इन्फोर्स किया गया। यस, ऑब्वियस अनाउंस दैट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस शैल कम टू इन्फोर्स, नो ये इन्फोर्स किया गया फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2002 में, ठीक है। हाँ, इस टाइम पे 15 जून 2002 में अनाउंस किया गया कि हम लोग फर्स्ट जुलाई 2002 को इसको इन्फोर्स कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा फिजिकल ईयर जुलाई में स्टार्ट होता है, इस वजह से। उसके अलावा इसके अंदर कोई बेसिक या इम्पोर्टेंट चीज़ है
स्टेटस ऑफ ऑर्डिनेंस है। स्टेटस ऑफ ऑर्डिनेंस के अंदर ये है कि इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, ठीक है। ये जो लॉ है ये दूसरे लॉ के ऊपर मतलब फोकियत रखता है, प्रिवेल करता है। अगर कोई दो लॉ के अंदर कॉन्ट्रोडिक्शन होगी, ठीक है, तो ये लॉ प्रिवेल कर जाएगा, मतलब इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी इसकी। उसके बाद कुछ टैक्स ट्रीटीज़ हैं। टैक्स ट्रीटीज़ के अंदर हमारे पास आ जाता है कि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कोई बायलेटरल या मल्टीलेटरल एग्रीमेंट के अंदर एंटर हो जाती है दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ। इसकी वजह जो बेसिक वजह है वो ये है कि हम लोगों के पाकिस्तानी बाहर जाके काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर वो उस कंट्री में जाकर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे टैक्स पे करेंगे, तो वो वहाँ पे टैक्स पे करेंगे। तो जब पाकिस्तान में अपनी इनकम अपने घर वालों को सेंड करेंगे तो उनको यहाँ पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। इस चीज़ की मद्देनज़र रखते हुए टैक्स ट्रीटीज़ बनाई गई थी और ये बायलेटरल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स किए गए थे कि वो उनको अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन बेसिकली अवॉइड किया जा सके। टैक्स ट्रीटीज़ के थ्रू प्रिवेंशन ऑफ फिजिकल अवैयनुई मीन्स जो लोग अपने टैक्स को छुपाते हैं, मतलब जैसे टैक्स ट्रीटीज़ बनाई गई थी, जो दूसरी कंट्री में पाकिस्तानी थे और इस कंट्री में थे, तो मतलब दूसरी कंट्री के पाकिस्तानी जब इधर पैसा भेजते थे तो वहाँ से अगर उनका टैक्स कट गया है तो वो यहाँ पे टैक्स नहीं पे करते थे। लेकिन इसी तरह से अगर वो वहाँ पे भी कोई टैक्स पे नहीं कर रहा और यहाँ पे भी नहीं कर रहा तो वो प्रिवेंशन कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी देखने के लिए कि उन्होंने एक जगह पे टैक्स पे किया और एक जगह टैक्स पे नहीं किया, टैक्स ट्रीटीज़ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। द थर्ड वन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती थी ट्रीटीज़ के दरमियान कि इस बंदे ने इन लोगों ने टैक्स पे कर दिया और इन लोगों ने टैक्स पे नहीं किया, तो एक स्पेसिफिक जो डिस्ट्रिक्शन बना दी होती है टैक्स ट्रीटीज़ के अंदर। तो इस ट्रीटीज़ में लोगों ने टैक्स पे कर दिया और इस ट्रीटीज़ में टैक्स पे नहीं करता। बेसिक जो पर्पज़ है ना वो इसका ही है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम लोग इसकी अदर डेफिनेशंस देखेंगे जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।